हेलो एवरीवन, हम संदीप विद टीम क्लैट प्रेप और आज है 26 ऑफ द फेब। हम लोग करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की फैक्चुअल एनालिसिस। सारे न्यूज को जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाइल करेंगे। जितने भी जीके के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी इनको नोट डाउन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो न्यूज़पेपर है वो एक ही आर्टिकल से ज्यादा भरा रहा। शायद आप लोगों ने पता होगा कि रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की अकॉर्डिंग, और उस रिपोर्ट में देखा जाए तो अभी कंप्लीटली एनालिसिस भी नहीं आई है। थोड़े थोड़े एनालिसिस आई हैं, लेकिन जैसे वो पूरी कंप्लीट एनालिसिस आती है तो हम लोग उसको कंपाइल करेंगे। ठीक है ना। 10-10 ईयर बाद ये रिपोर्ट आई है तो अपने आप में इंपॉर्टेंस तो रखती है, लेकिन उसमें देखने वाली बात होगी कि आपके लिए कितना ही रिलेवेंट है इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे। मैं आज जस्ट रिपोर्ट बताऊंगा, रिपोर्ट में थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा कैसे हुआ। जब कंप्लीट एनालिसिस आएगी दोनों व्यू से कि ऐसा क्यों हुआ, जैसे उसमें आया है कि इस बार मिल्क का प्रोडक्शन जो है पर फैमिली बढ़ा है, लेकिन अभी तक ये रीजन समझ में नहीं आया मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा क्यों, मिल्क का कंजप्शन बढ़ा क्यों है, तो ये पता नहीं चला। तो ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें अभी हिडन है। जब हिडन को कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे। नाउ स्टार्ट करता हूँ छोटे से एडिटोरियल से, द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन से। फॉर इस एडिटोरियल में आप जो पुराना एडिटोरियल, एक्चुअली पुराना आर्टिकल है राइट चैनल डायलॉग का, हम लोगों ने कई दिन से 3-4 दिन से राइट चैनल डायलॉग पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि 2016 का वो साल जब राइट चैनल डायलॉग को इंडिया में स्टार्ट किया गया था, और इसको स्टार्ट करने के पीछे एक बेसिक रीजन था कि वर्ल्ड में जितने, दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट में पीस मेंटेन करना। तो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए इसको बनाया गया था। लिसन, मैंने बताया था कि सेम टाइप में सिंगापुर में भी एक डायलॉग चलता है, सिंगापुर में भी एक डायलॉग चलता है जिसे बोलते हैं सैंग्रीला डायलॉग। और सैंग्रीला डायलॉग इतना फेमस है कि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग दोनों की मीटिंग हुई थी, भले ही अनसक्सेसफुल रहा हो लेकिन ट्राई किया गया था। सेम ऐसे जो पुतिन और जो इंडोनेशिया ने मिडिल ईस्ट में की थी, पुतिन और जेलेंस्की के बीच में पिछले साल वो भी हुआ था, लेकिन वो भी फेल रहा था। बट इतनी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो इंडिया ने भी इसको स्टार्ट किया था 2016 के बाद। इस बार का जो रायसेना डायलॉग था थोड़ा इंटरेस्टिंग था। फॉरेन मिनिस्टर सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरेस्टिंग क्या था इसमें कि इंडिया ने जब पार्टिसिपेट किया तो इंडिया में जो कहते हैं कि जो बातें होनी चाहिए तो बातें नहीं हुई। बातें किस में चली गई? G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट किया उस पर चली गई। G7 जो समिट जो आपको पता है कि पिछली बार जापान ने होस्ट की थी, और जो हमारा ब्रिक्स है, इन सब में मैं ब्रिक्स इन सब के इर्द गिर्द घूमती रही। थोड़ी सी इनको हम लोग एनालिसिस कर देते हैं ताकि ये भी आपको याद रहे। सबको पता है जो G20 समिट इस बार इंडिया ने होस्ट की थी, और इंडिया ने इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया था। G20 का जो फॉर्मेशन 1993 में हुआ था। एट प्रेजेंट इसमें 20+1 मेंबर है। पहले हम लोग 20 लिखते थे, अब एक एक्स्ट्रा मेंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इसको जो अफ्रीकन यूनियन है, AU है, इसने ज्वाइन किया है। अफ्रीकन यूनियन में एट प्रेजेंट इसमें 57 कंट्रीज आते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन ने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया है। नाउ समझना, G7 एक ऐसा ग्रुप है जिसका फॉर्मेशन 1975 आफ्टर द वार, जो ऑयल क्राइसिस आई थी, और जो हमारा जो वॉर हुआ था इसराइल और हमास क्या, इसराइल और अरब के बीच में वॉर हुआ था 1969, उसके बाद का रिजल्ट है। और इसमें एट प्रेजेंट 7 कंट्रीज आते हैं, 7 देश आते हैं। बीच में एक ईयर आया था 1998 जिसमें इसमें एक कंट्री का एड ऑन हुआ था, वो था रसिया। और बाद में एक ईयर आया 2014 जिसमें फिर से एक हमने कम कम होते हुए कंट्री देखा, वो था रसिया। सबको पता होगा कि क्रीमिया को एनेक्स किया था, तब G7 से इसको हटा दिया गया था। शायद ये भी पता होगा 2022 में फिर से इसका मेंबर बनने वाला था, लेकिन फिर से इसने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, तो फिर से इसका मेंबर नहीं बनाया गया। ब्रिक्स, पहली बात, ये वाला जो जो ग्रुप बना G7 का ग्रुप है वो एक डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप है, और ये वाला जो ग्रुप है वो डेवलपिंग प्लस डेवलप्ड दोनों कंट्री का ग्रुप है। और G20 को देखो तो इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था, सेम टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, एक कंट्रोवर्सी भी थी क्वेश्चन में कि ये आंसर सही होना चाहिए ये सब। फिर भी जो मुझे तो लगा जो गलत आंसर पे टिक किया गया कि इसका बेसिक पर्पज क्या था। पर्पज तो देखो बाद में टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए बन गया था, क्योंकि 2008 में जब जब इसमें यूएसए कंप्लीटली एड ऑन होता है, और वो जो मैटर था 2001 में अटैक किया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो उसके बाद वो इसमें टेररिस्ट को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। तो अब वो वाले क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी आती है। तो आप लोग को बस इतना याद कर लेना कि ये टेररिस्ट के लिए अब काम करता है। इसका बेसिक एजेंडा भले ही इकोनॉमिक रहा हो, G20 का इकोनॉमिक पर्पस है, क्योंकि 1990 इसमें, आई एम सॉरी, जो ये 1993 में
रिसेशन हमने देखी थी 1993 से लेकर 1998 तक रिसेशन देखी थी, और 1997 के रिसेशन के बाद इसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था। तो इतना देखना, 1993 के रिसेशन और 1997 जो एशियन क्राइसिस आई थी उसका रिजल्ट था। 1997 में जब जो थाईलैंड था वो क्राइसिस में गया, तो उसका रिजल्ट था कि यहाँ पर 1997 में इसका फॉर्मेशन होता है। तो नाउ G20 की बातें यहाँ पर लिखी। ब्रिक्स, ब्रिक्स एक ऐसा कंट्री, देखो ब्रिक्स के पर्पस देखना, तो ये एंटी यूएसए ग्रुप है। एंटी यूएसए, ऐसा तो कह के कभी भी ग्रुप बन नहीं सकते कि हम यूएसए को काउंटर करने के लिए ग्रुप बना रहे, बट पता चल जाना चाहिए यहाँ पर रसिया है, चाइना है, दोनों एंटी है, इंडिया भी कहीं ना कहीं एंटी ही है। तो ऐसे करके यहाँ पर एंटी यूएसए का ग्रुप है। इनफैक्ट यहाँ पे ब्राजील भी प्रो यूएसए नहीं है, एंटी यूएसए। तो ऐसा करके एक ग्रुप बना, और अच्छी बात ये थी कि सारे डेवलपिंग कंट्री थे, और जब सारे डेवलपिंग कंट्री थे तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि बहुत बड़ी मार्केट मिल गई। मार्केट कैसे बड़ी मिली? इंडिया है, चाइना है, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप बन गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज भी वर्ल्ड की मेजर पॉपुलेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इस ग्रुप के बहुत सारे मेंबर ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लॉजिक क्यों? मार्केट, मार्केट को दुनिया चाहिए। तो इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग मेंबर मांग रहे थे, लेकिन 2023 थोड़ा सा स्पेशल रहा, जो कि इस मीटिंग को साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। इस साउथ अफ्रीका में 6 न्यू कंट्री को ऐड ऑन किया गया, 6 नए देश को ऐड किया गया। 6 न्यू कंट्री में थे अर्जेंटीना, थोड़ा ठीक से समझना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद यहाँ पे इजिप्ट था, इजिप्ट के बाद इथोपिया था, और इजिप्ट इथोपिया के बाद यहाँ से ईरान था, और ईरान था, यूएई था, और यूएई के साथ एक था सऊदी अरब। इतने सब कंट्रीज में जुड़े, लेकिन अभी रिसेंटली अर्जेंटीना ने इससे एग्जिट कर लिया है। तो इस कारण से अभी तक जो जुड़ने की बात थी कि यहाँ पर जुड़ेंगे कितने, 6, बट जुड़े कितने? यहाँ पर 5 यहाँ पर जुड़े हैं। जो अर्जेंटीना था वो साउथ अमेरिकन कंट्री पड़ता है। अब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से केवल और केवल ब्राजील रह गया। ऐसा कहा गया था कि यहाँ पे यूरोप, जो जो एशिया है, एशिया से यहाँ पर 2 कंट्री एड ऑन हुए थे, और ये जो कंट्री थे वो, सॉरी, जो अफ्रीका से 2 कंट्री हुए थे, और यहाँ एशिया से यहाँ पे 3 कंट्री यहाँ पर ऐड हुए थे। तो ऐसे करके यहाँ पे ब्रिक्स बना था। तो ये ब्रिक्स अभी रिसेंटली फिर अर्जेंटीना के क्विट करने के बाद भी फिर से न्यूज में आया था। अब इसके रीजन भी आते हैं कि क्यों इसने एग्जिट किया था। तो एग्जिट करने का बेसिक रीजन था, तो कहते हैं कि जो अभी यहाँ पर अर्जेंटीना में गवर्नमेंट चेंज हुई। पहली बात, अर्जेंटीना को मैप में देखोगे तो अफ्रीकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री है, और उस कंट्री से साउथ में, उसमें अभी गवर्नमेंट के इलेक्शन, जो गवर्नमेंट चेंज हुई इलेक्शन के बाद, तो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई क्या कि जो गवर्नमेंट आई वो प्रो यूएसए आ गई। जब भी यूएसए को प्रो आ जाएगी, तो जब देख रहे हैं कि ब्रिक्स एंटी यूएसए, तो वो इसको अपोज करेगा, और अपोज करने के बाद ऐसा हुआ। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर पूरा देखा। लेकिन यहाँ वाले जो नीचे वाला पैसेज दिखा है, इस पैसेज में एक बात कही गई कि बात होनी चाहिए थी यहाँ पे इजराइल हमास के बाद एक और बात होनी चाहिए थी यहाँ पर, यूएस, जो यूक्रेन पर इन्वेट किया गया यहाँ पर रशिया के द्वारा, उसका भी होना चाहिए था। और इसके लिए मैंने कहा था यूक्रेन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जाएगा, इंडिया को भी इन्वाइट बनाया गया है, लेकिन इंडिया इससे बचना चाहेगा। लॉजिक क्या है बचने का? इंडिया कभी भी एंटी रसिया नहीं जा सकता। रीजन मैंने बताया था आप लोग को कि जो रसिया एक फ्रेंड होता है, और एक होता फ्रेंड। तो फ्रेंड तो बहुत सारे कंट्री बन जाते हैं, फ्रेंड तो तब बनते हैं जब यहाँ पर इकोनॉमिकल वर्ल्ड, अगर मैं इकोनॉमी को जियो पॉलिटिकल देखूँ, तो जब भी इकोनॉमिकल हमारा बेनिफिट होगा तो अपने आप वहाँ पे फ्रेंड बनेंगे, और एक गुड फ्रेंड में आ जाता है। तो रसिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है कि चाहे कितने भी हालात बुरे रहे हो, 1961 का वार रहा हो, चाइना का सपोर्ट करना चाहिए था लेकिन साइलेंट रहा, साइलेंट होने के बाद भी इंडिया का सपोर्ट किया था। सेम 1971 का जो वॉर था पाकिस्तान, उसने भी इंडिया को सपोर्ट किया था, बांग्लादेश को भी, और इंडिया को पहली बार, सबसे पहली बात एज ए कंट्री एक्सेप्ट करने वाला कंट्री भी रसिया था। तो वो सब बातें यहाँ पर आती हैं। तो ठीक है, जो होगा तो देखे। तो ये राय से डायलॉग था, तो प्लीज इसको एक बार यहाँ पर देख लेना। मैं मूव करता हूँ इसके नेक्स्ट आर्टिकल पे ना। यही जो इंडेक्स की बात कर रहा था कि पूरे यहाँ पर, जो यहाँ पर डायलॉग नहीं है, तो यहाँ पे पॉवर्टी लेवल जो इंडेक्स है, तो कागे जो गरीबी है वो लगभग 5% से भारत में कम हो चुकी है। तो गरीबी को नापने के लिए अभी इंडेक्स आया, करने वाला कौन? नीति आयोग है। तो बस आप लोग इतना देख लेना, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बनाया। यहाँ पर BVR सुब्रमण्यम बने हुए हैं, ठीक है ना। नीति आयोग को जो इस समय वाइस चेयरमैन है वो यहाँ पर इनकी वोट दिखाई गई है। तो नीति आयोग लाया है, इसकी पूरी जो डाटा आएंगे तो हम लोग देखेंगे। बस इतना देखना, जो नीति आयोग है इसका फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, और हम लोगों ने जो प्लानिंग कमीशन था उसको कंप्लीटली ये क्या कर दिया था, यहाँ पर खत्म कर दिया था। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके यहाँ पे नीति आयोग लाए थे। याद रखना, नीति आयोग थिंक टैंक की तरह काम करता है इंडिया में, तो केवल सोचने का काम करता है, जबकि प्लानिंग कमीशन 2 काम करता था। थिंक टैंक का तो काम करता ही करता था, और फंडिंग का काम करता था।
अब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे फंडिंग वाला हाथ खींचकर केवल थिंक टैंक को हमने नीति आयोग कर दिया है। तो ये बना यहाँ पर नीति आयोग। और याद रखना इसमें इसका जो हेड होता है हमेशा पीएम बनेंगे, और उसके बाद जो वाइस चेयरमैन बनेंगे वो बी वी आर सुब्रमण्यम है। और ऐसे करके यहाँ पर जो सीईओ है वो सुमन बेरी है, तो लिख लेना कहीं पर अपनी सुमन बेरी। जो सुमन बेरी है वो सीईओ है। तो ऐसे करके हमने इनका पूरा स्ट्रक्चर देखा। तो ये नीति आयोग है। फिर आगे देखेंगे हम लोग जब इसकी पूरी डिटेल आएगी। इंडियन एक्सप्रेस में भले ही एक्सप्लेन की गई है, लेकिन उसमें भी चीजों को बस रिपोर्ट को एनालाइज किया गया है, उसके क्यों ऐसा हुआ उसका रीजन नहीं किया गया। तो मेरे समझ से कल जो आर्टिकल आएगा, डेफिनेटली सी बात है कि इस रिपोर्ट को कंप्लीटली एनालाइज किया गया हो। तो मैं कल इसको जरूर यहाँ पर नजर से देखूंगा, एक नजर से देखेंगे हम लोग। लिसन, पुराना आर्टिकल कई बार, 1000 बार पड़ा हुआ। यूएस यूके दोनों ने फिर से मिसाइलें लॉन्च किए। कहां पर? यमन पे। और सबको पता है यमन पे क्यों 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 होगी, क्योंकि रीजन यहाँ पर बहुत बड़ा हिट कौन कर रहा है यहाँ पर? हाउदीज। और जो हाउदीज हैं वो लगातार फिर से उस जो रूट है, रूट कौन सा यहाँ पर जो ये रूट बनता है, ये बना हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बाद कुछ ऐसे बना ये वाला कॉन्टिनेंट, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे बना मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के जस्ट यहाँ बनता एशिया। तो इस वाले जो रूट से आने वाले शिप है, मतलब यहाँ पर यूरोप है, यूरोप से आएंगे कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से रेड सी, और रेड सी से इंडियन ओशियन, और इसमें पूरे एशिया में कह सकता हूँ साउथ ईस्ट एशिया में पूरी तरह से ट्रेड इन्हीं से होगा। बीच में यहाँ पर स्वेज कैनाल आती है, और इस तरह से क्या करता है यहाँ पे पूरा लिंक कुछ इस तरह से आता है। अब यहीं पर पूरी क्या हो गई, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। क्या? हाउदीज ये वाला रीजन यहाँ पर यमन का है, और इस यमन से इस पर लगातार अटैक करते आ रहे हैं। तो इस कारण से सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है वो दो ही कंट्री को हो रहा है, यहाँ पे यूके और यूएसए। तो ये दोनों इसको खत्म करने के लिए लगातार यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। अब एक बात देखो, कहीं कहीं देखा जाए तो यूएसए की स्ट्रेटजी हमेशा अच्छी रहती है वॉर में। यूएसए एक ही को मारेगा, कभी नहीं खत्म होगा। ये यूएसए क्या कर रहा है कि इनके उस जगह पर अटैक कर रहा है जहां पर इनकी बहुत सारी चीजें रखी, मतलब आर्टलरी रखी हुई है, उन पर अटैक कर रहा है। ये इनका जैसे कि हुमायूं था, हुमायूं को भी इसी तरह से हराया गया था। शेरशाह सूरी ने जब इन्वेट किया था तो हुमायूं को डायरेक्ट नहीं हराया था, तो उसकी जो पीछे की जो आर्टलरी है और उसका फूड था उसको खत्म किया था। तो अपने आप जो आर्मी है वो भी कमजोर पड़ जाती है। तो सेम यूएसए भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। बट हाउदीज लगातार कर रहे हैं कि हमारा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जो अटैक है वो लगातार बढ़ाते रहेंगे। तो देखते हैं ये क्राइसिस कब खत्म होता है। इंडिया से इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। होने वाला जो यूएस जो यूके से ट्रेड है या यूरोप से ट्रेड है वो लगभग लगभग बंद हो चुका है। वो हो रहा है इस रूट से हो रहा है। इस रूट में इंश्योरेंस कॉस्ट और जो डिस्टेंस की कॉस्ट है वो दोनों इंक्रीज हो चुकी है। तो वही दोनों यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इंडिया के लिए भी और सेम यूरोप के लिए भी। और ट्रेड जो 12% ट्रेड हो रहा है वो पूरा इफेक्टेड है वर्ल्ड का। नाउ उत्तराखंड टेबल टू द रिकवर डैमेज इन द प्रॉपर्टी बिल। नाउ समझना, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले फिर से यूके उत्तराखंड न्यूज में था। रीजन क्या था कि उत्तराखंड ने एक बिल लाया था जिसे बिल क्या तो एक्ट बन गया, यूसीसी आया था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 44 में लिखा हुआ है, और जहां पर सिविल लॉज को इक्वल करने की बात की गई थी, और ये पास भी हो गया था। और आपको बताया सिविल लॉज में सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है लिव इन रिलेशन को, जहां पे लिव इन रिलेशन में रजिस्टर करवाना कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला गया है वो था प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस में, कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी उसको यहाँ पर चेंज किया गया। थर्ड जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किया गया है वो यहाँ पर मुस्लिम मैरिज एक्ट में, तो जो शादी के नियम थे उनमें चेंज किया गया है। और फोर्थ इसमें जो होने वाले डाइवोर्स था या निकाह हलाला जिसे कहते थे कि दोबारा रीमैरिज उसे करना चाहो, तो उसमें चेंज किया गया। तो ये थी हमारी यूसीसी की बात। लेकिन अब आया यहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज। पहली बात बिल है, तो प्लीज जब तक ये एक्ट में नहीं बन जाता तो हमें थोड़ा सा एनालाइज करने में दिक्कत रहती है कि कितने इसमें रिकमेंडेशन होते हैं, कितने चेंजेस होते हैं, नहीं पता। लेकिन ठीक है, बिल है तो पहली बात समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी होता क्या है। यहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज बिल क्या है। तो देखो, यूपी उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि अगर मान लो किसी इस बंदे ने कोई क्राइम किया, क्राइम किस सेंस में, जो कोई भी राइट्स हुए, दंगे हुए, तो जो जब भी कोई राइट्स होंगे, जब जब भी कोई राइट्स होंगे तो उनमें अगर इसने कोई भागीदारी निभाई और जितना यहाँ पर इसका लॉस हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज, तो रिकवरी इनसे होगी। मान लो 10 लोग थे, उनसे रिकवरी की जाएगी। इसे बोलते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी पर्सन। तो उत्तर प्रदेश में भी यही इस समय एप्लीकेबल है कि वो रिकवरी उन्हीं पर्सन से होती है। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज भी बहुत बड़ा आता है। क्या? मान लो एक पर्सन ये है, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि बुलडोजर राज, तो प्लीज ये बुलडोजर राज यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि अगर मान लो एक पर्सन है ए है और इसके फादर यहाँ पर बी है। जस्ट एक बात समझना, ए और बी दोनों के भी दोनों ने, ए ने कोई क्राइम किया, मान लो सेम क्राइम से घर गिराना है, नाम में बी के, घर जो नाम है वो बी के नाम है, तो बताओ इसमें बर्बाद कौन हो जाएगा? तो बी बर्बाद हो जाएगा जिसके नाम का घर था।
ठीक है ना। तो यहां से तो ये भी तो गलत है ना कि उसका क्या रोल था बेचारे का, इसका क्या रोल था, कुछ नहीं। तो ये बर्बाद ये भी हुआ। तो मेरे समझ से यहाँ पर जजमेंट आना चाहिए प्रॉपर, जो जो कानून बनाएंगे उससे होना चाहिए। तो ये रिकवरी जो एक्ट है, तो उसमें देखो देखते हैं कितने आसानी से, भले ही इससे पॉपुलरिटी नेम फेम ज्यादा मिल रहा हो, बस इस रीजन से हो सकता है कि ये बहुत सारे स्टेट इस तरह के लॉस लाना शुरू कर दें। उत्तराखंड ले आया, हिमाचल प्रदेश भी शायद लाने वाला है, एमपी मध्य प्रदेश भी लाने वाला है। तो वो लाएंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर बस इसकी बात की गई, उत्तर प्रदेश की बात की गई। ठीक है ना। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। एक फनी इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट क्या हुआ कि जम्मू जम्मू में एक ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन ट्रेन क्या थी, ये एक वे मतलब मालगाड़ी थी। मालगाड़ी थी, वो 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल गई। उसमें कोई भी लोको पायलट ड्राइवर था ही नहीं। और कहीं कहीं तो मतलब हो सकता है ये फेक हो, मुझे नहीं पता। तो जो रील्स आ रही हैं उसमें ये लिखा है कि बीच में इसकी स्पीड इतनी हो गई थी कि वंदे भारत ट्रेन को क्रॉस कर दिया था। वंदे भारत ट्रेन को ओवरटेक कर दी थी। अब हुआ क्या, इस बात को समझना, 70 किलोमीटर तक चल गई। कहते हैं कि पहले ऐसा हुआ कि कटरा, जम्मू कश्मीर से कटरा यहाँ पे जा रही थी ये ट्रेन, और बीच में यहाँ पे होशियारपुर में बाद में जाके इसे वो किया गया। प्रॉब्लम क्या था कि जब यहाँ पे ये ट्रेन थी, ट्रेन में दो लोको पायलट बैठे हुए थे। लोको पायलट ने क्या किया, यहाँ पर लोको पायलट ने इसको जब मतलब छोड़ दिया, मतलब इसके बाद दूसरा ड्राइवर आता है और ये चले गए अपने रूम। इन्होंने हैंड ब्रेक इसका क्लोज करना भूल गए, और ये ट्रेन अपने आप क्या कर गई, मूव कर गई। और जैसे ट्रेन मूव कर गई, और इतना वेरी ट्रेन मूव करेगी तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। स्पीड इतनी इतनी बढ़ गई, और बाद में इसको बाद में यहाँ पर मतलब रोका गया। तो एक समझने वाली बात है कि इतना बड़ा मतलब मिस हैपनिंग केवल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, बाकी तो नहीं है देखने को मिल सकते। कुछ चीज इंडिया में ही देखने को मिल सकती है कि बिना ड्राइवर की ट्रेन भागी जा रही है, और ये पहुंच गई 70 किलोमीटर ट्रैवल कर गई और ओवरटेक कर गई यहाँ पर इसको। कुछ ऐसा जानने वाली बात नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन बताना चाहता था, बस उसलिए मैंने शुरू किया। नाउ नेक्स्ट मूव करता हूँ। लेसन, यहाँ पे फिर से स्पेस पॉलिसी के बारे में देखो। फिर से यहाँ पे स्पेस चंद्रयान, ऐसा कुछ इसमें खास आर्टिकल नहीं है। फिर से वही चंद्रयान, नासा के जितने प्रोजेक्ट हैं। रीजन क्या है, न्यूज में क्यों आने का, शायद आप लोगों ने खुद दिन पहले देखा हो कि खुद दिन पहले कि हम लोगों ने क्या किया था, मतलब एक मिशन लॉन्च किया गया था, प्राइवेट एजेंसी ने मून पर मिशन सक्सेसफुल बना लिया था। तो उस कारण से फिर से यहाँ पर न्यूज में आ रहा है, बार बार न्यूज में आ रहा है। और इस यहाँ पर चंद्रयान 3 जो था हमारा, जो लैंडिंग था, वो कहाँ पे हुआ था, साउथ पोल में। और ये भी जो है वो साउथ पोल में ही लैंडिंग करने गया था। इस कारण से दोनों की थोड़ा सा सिमिलर स्टेप बन जाती है। तो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ी सी बातें बताऊंगा, बाकी इसमें डिस्कस करने के रोज ही आ रहा है तो डिस्कस नहीं करने की नीड है। तो बस इतनी बातें वो सुन लेना आप लोग की। अगर मून की बात करें तो मून में सबसे पहला मिशन किसने किया था यहाँ पर, तो वो यहाँ पे लूना ने किया था। अब यहाँ पे एक बात बताई गई कि लूना 25 अभी अनसक्सेसफुल हुआ था। नॉट 25 नहीं, मैं लूना लिख रहा हूँ ना। लूना 25 अनसक्सेसफुल हुआ था। तो इससे क्या जानने को मिलेगा हमें कि भाई इससे अनसक्सेसफुल हुआ तो कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा, कैसे होगा, और जितने चैलेंजेस है उनको स्टडी किया जाएगा। तो लूना किसका था, यहाँ पर रशिया का था। और रशिया ने किया था। अभी 2023 में ही अनसक्सेसफुल हुआ है। लेकिन पहला जो मिशन था वो सक्सेसफुल था, ये 25वां मिशन था। लूना मतलब रसिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बना जो कि मून में पहुंचा। दूसरा बना यूएसए, जिसने मिशन किया था, मिशन का नाम था अपोलो। तो अपोलो के बहुत सारी सीरीज गई थी, तो ये यूएसए का मिशन था। उसके बाद जो दूसरा मिशन किया अपोलो, अपोलो के बाद यूएसए के बाद जो मिशन करने वाला था वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद यहीं पर एक कंट्री आता चाइना। चाइना ने इसने इसने इस मिशन किए। चाइना के बाद आया इंडिया। इंडिया ने इसमें मिशन किया। और शायद आपने पता पड़ा हो कि अभी रिसेंटली 2024 में जापान ने जैक्सा ने इस पर भी स्पेस मिशन किया था, वो भी सक्सेसफुल रहा था। नाउ न्यू स्पेस यूएसए की एक क्या आ गई यहाँ पर, छोटी मतलब छोटी सी छोटी तो कैसे हो सकती है, बड़ी स्पेस एजेंसी, जिसने इसको मून पे जाकर लैंडिंग को सक्सेसफुल बनाया है। तो एक नया अचीवमेंट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर अपने रॉकेट की बात की गई है, जो अपने यहाँ पे एलबीएम है, उसकी भी मैं डिस्कस किया गया है। मैं कह रहा हूँ कि ये रोज आर्टिकल आ रहा है। आगे मैं बढ़ता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। तो ये मून मिशन के बारे में एक बार देख लेना। चलो मार्स मिशन के बारे में आप लोग बताना क्या होगा। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि वाई वेयर सरोगेसी रूल मॉडिफाई, क्यों कैसे इसको मूव वो किया गया है, क्यों मॉडिफाई किया गया है सरोगेसी लॉ को। लेसन, जो ये वाला रीजन है, इन सब में ये बताया। पहली बात ये देखो सरोगेसी होता क्या है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेंट में किसी चीज में रेंट में लेना, पेट को रेंट में लेना फॉर द बेबी बॉर्न, वो होता है सरोगेसी होते हैं। सब जानते होंगे, छोटी सी बात है। तो अब यहाँ पे क्या क्या था, इसके पहले रूल क्या था
कि या तो बायोलॉजिकल फादर हो या तो बायोलॉजिकल मदर हो तो सरोगेसी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान लो एक पर्सन बायोलॉजिकल फादर है, वो कैपेबल नहीं है बेबी को बर्थ देने में, तो फिर इसकी क्या गलती? तो ऐसे करके कहा गया कि ठीक है, काम करो कि बायोलॉजिकल मदर बना लो तो भी हो जाएगा, और बायोलॉजिकल मदर भी अगर कैपेबल नहीं है तो चलो क्या करना, स्पर्म डोनेट करके भी यहाँ पे सरोगेट कर लो। तो अब इस बात की परमिट दे दी गई थी, नीड नहीं कि बायोलॉजिकल फादर हो या बायोलॉजिकल मदर हो, अगर वो सरोगेट करना चाहते हैं तो भी सरोगेसी इसको मिल सकती है। तो इस बात में यहाँ पर चेंज किया गया। रीजन भी यहाँ पे साफ था कि मान लो एक कोई ऐसी फीमेल है जो कैपेबल नहीं है या कोई इसको बीमारी है, तो वो अगर वो बेबी को अडॉप्ट करना चाहती है तो उसके पास भी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 होगा, तो वो उसको वायलेट हो रहा था। उस बेस पे इसको क्या किया, मॉडिफाई करके यहाँ पर इसको एप्लीकेबल कर दिया गया। तो अब कोई भी विदाउट बायोलॉजिकल फादर, विदाउट बायोलॉजिकल मदर अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे सरोगेसी को अडॉप्ट कर सकता है। तो बस छोटा सा रीजन था। आप लोग मुझे बताना कि अगर एक ये होगा जी जो ये इसको अंजाम देने वाली है, मतलब जो इस बेबी को अडॉप्ट करने वाली है अपने पेट में, तो एक ये फीमेल हुई और ये दोनों बायोलॉजिकल फादर, इसकी एज क्राइटेरिया क्या होगी? अगर ये इसकी एज क्राइटेरिया क्या होगी, इसकी एज क्राइटेरिया क्या होगी फॉर द, किसके लिए यहाँ पर, फॉर द सरोगेसी। सरोगेसी के लिए दोनों की एज क्राइटेरिया क्या होंगी, उस बात को आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको हटाता हूँ और आगे मूव करता हूँ। बेलारूस, देखो एक और कंट्री, मैंने कहा कि इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है इस दुनिया में, तो इस दुनिया में कहाँ कहाँ पर इलेक्शन हुआ तो देख लो। अर्जेंटीना में अभी इलेक्शन हुए थे। अर्जेंटीना के बाद यहाँ पर इंडिया के नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में वो कोई गवर्नमेंट नहीं बनी अभी तक। पाकिस्तान के बाद यहाँ पर जस्ट अपने अपने बगल में बांग्लादेश में इलेक्शन हुए। बांग्लादेश के बाद अभी यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं। यूएसए के बाद यहाँ पर रसिया में इलेक्शन होने वाले, बट ललनी तो मारा गया है, पता है सबको कि उसको मार दिया गया। ये यहाँ पर इलेक्शन हुए। इवन दैट इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं। और अभी रिसेंटली यहाँ पर हमने हमने मालदीव्स पे इलेक्शन देखे थे, मालदीव्स पे इलेक्शन देखे, और इसके बाद अभी हमने यहाँ पे बेलारूस पे इलेक्शन देखा। कहते हैं बेलारूस में जो इलेक्शन हुए, तो जैसे यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, जैसे इलेक्शन इस समय हम लोगों ने बांग्लादेश में देखने को मिले थे, बांग्लादेश में भी याद रखना कि यहाँ पे अपोजिशन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिंगल पार्टी थी और जिसने पार्टिसिपेट किया और वही जीतकर वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गई, शेख हसीना। लेकिन लेकिन वहां से डिसाइड किया गया कि कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो डिसाइड जरूर किया गया। और यहाँ से क्या हुआ, इस वाले यहाँ पे बेलारूस सेम यही है कि अपोजिशन इसमें है नहीं है, और बेलारूस खुद इलेक्शन फाइट कर रहा है। बेलारूस को माना था कि रशिया का पपेट है। अगर इसके जोग्राफिकल मैप देखोगे तो ये रशिया है, रशिया के जस्ट नीचे यहाँ पर यूक्रेन है, यूक्रेन के जस्ट ऊपर यहाँ पर बेलारूस है। अब शायद याद हो कि 2022 का जो नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए, वो भी बेलारूस से ही मिला था। तो यहाँ पे न्यूज न्यूज में बना रहता है बेलारूस। तो और रशिया ने जो अभी इन्वेट किया था वो इस रूट से भी किया था, क्योंकि बिल्कुल पपेट है। तो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है भी नहीं भी, नाम मात्र की डेमोक्रेसी है, क्योंकि हर बार एक ही पर्सन हर बार क्या बनता है यहाँ पर, प्रेसिडेंट पीएम जो भी सब कुछ वही बनता है। तो इस भी यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है यहाँ पर। वो तो ठीक है, पोल तो करवा लिए जाते हैं, पोल तो सब जगह होते हैं, तो पोल से हमें मतलब नहीं है। तो बस आप लोग इसमें नजर बनाएंगे, हम लोग एक दो दिन में रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। अपोजिशन है नहीं तो कंफर्म है कि वही जीतेगा जो यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रहा था, ठीक है ना। नो, एक छोटा सा स्टेटमेंट बेस में बस देखना कि आपको पता है कि कल परसों इसके कंप्लीट हुए 2 साल कंप्लीटली वॉर हुए, और यहाँ पे यूक्रेन कह रहा कि यूक्रेन में 31,000 लोग सोल्जर्स अभी तक मारे गए। बहुत बड़ा नंबर होता है 31,000 लोग का मार देना। और कभी कभी ऐसा होता है कि कि जेलेस्की एक सिंपैथी गेन कर रहे हो इस दुनिया के सामने कि भाई इतने लोग मारे गए हैं, आओ हमारी हेल्प करो। और इसके लिए पता आपको यूक्रेन फंड को भी जनरेट किया गया है, यूक्रेन फंड को जनरेट कर रहा है जिसमें सारे लोग डोनेट कर रहे हैं और वहां से लड़ने के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं कि आपकी अगर लीडरशिप इतनी अच्छी है तो आपको, मुझे लग रहा है कि सब बर्बाद होने से अच्छा है कि कुछ बर्बाद हो जाए तो अच्छा है। भले ही आप नेशनलिज्म क्रिएट कर रहे हो, नेशनलिज्म क्रिएट करके आप ऐसा नहीं कर सकते पूरे देश को बर्बाद कर दो। चलो थोड़ा सा, अगर अभी बीच में एक जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि रसिया भी इसमें टॉक करने को तैयार था, तब आपने उसको नहीं किया। हो सकता है कि आपके पीछे बैक सपोर्ट यूएसए और इनका है। जब यूएसए इनका बैक सपोर्ट है तो आप आराम से फाइट कर पा रहे हो, आराम से। अगर नहीं होता तो आप फाइट नहीं कर पाते। तो इस कारण से हाथ मिला लो और खत्म करो, जितना वॉर हो गया तो हो गया, वरना आपकी बर्बादी तो तय है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा इन्होंने बताया गया। यूक्रेन कह रहे हैं कि टोटल डेथ लगभग 70,000 के आसपास पहुंचे। 1 लाख लोग मारे जाना कोई अहम बात नहीं होती, इतने लोग केवल वॉर में मारे गए। इस ऐसी तो समझदारी लीडरशिप तो नहीं होती ना। ये वाला आप सब कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ इसको कि इस समय क्या सूर्योदय स्कीम में 1 करोड़ लोगों के हाउस होल्ड के छत पर लगाया जाएगा, यहाँ पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उससे 3 मेगावाट का प्रोडक्शन किया जाएगा, और 3
वो किलो वाट का प्रोडक्शन किया जाएगा और उसमें खुद को यूज किया जाएगा और दूसरे को सप्लाई करने के लिए भी यूज किया जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, एक एक वही स्कीम चल रही बार बार, सूर्योदय स्कीम। इस बार इसके बजट में भी इसको रोका गया था। नाउ छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर सुनना, एक अच्छा सा आर्टिकल, आप लोग इसको रीड करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझना। आपको कुछ दिन पहले हमने सुना था कि जो जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसका जो फंड, जो उसका अकाउंट है, उसको सस्पेंड कर दिया गया था हमारे आईटी ने। जब इसने सस्पेंड किया गया, सस्पेंड करने, इनकम टैक्स ने सस्पेंड किया था, जैसे सस्पेंड किया तो उसके बाद उन्होंने केस डाला। नो ट्राइब उसमें गए, ट्रिब्यूनल में गए। जब ट्रिब्यूनल में पहुंचे तो अकाउंट ओपन कर दिया गया। अब इनका ब्लेम गेम है कि ब्लेम है, गेम क्या है, ब्लेम है कि हम हमारे अकाउंट से लगभग 65 करोड़ रुपए गायब है। इतने गवर्नमेंट ने हमसे निकाल लिए। गवर्नमेंट का कहना है कि इनका जो इनकम टैक्स था वो बकाया था, इसका निकाल लिया गया। तो जरा देखना कभी भी क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका, उन पे इनकम टैक्स लगता है या नहीं लगता, और लगता है तो क्या इनको आईटीआर भरना पड़ता है कि नहीं भरता। तो यहाँ पर रूल तो कहता है कि इनको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन एक कंडीशन दी गई है कि इतने इतने अगर फंडिंग बढ़े, जैसे 20,000 से ज्यादा फंडिंग की गई है तो आपको भरना पड़ेगा। कितने लोग ने सब कुछ बैलेंस करके रहते हो नहीं भरना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली कहा जाए कि भरना पड़ता है इनको इनको और यहाँ पर अब ये ब्लेम हो रहा है कि हमारे पैसे उड़ा दिए गए, ऐसा कर दिया गया। बाद में देखेंगे क्या जजमेंट आता है। इसमें केस चल रहा है, केस जो होगा तो बताएगा। मैं इसी इसकी बात कर रहा था कि इंडिया में वो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में क्या है, यहाँ पर फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं और यहाँ पे वेज, इन वेज देन फूड ग्रेन, मिल्क, इन सब की क्या हुई, स्पेंडिंग मोर ऑन द मिल्क, ज्यादा बढ़ी हुई किसके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में इनकी बढ़ी। बेसिक देखो, एक कंपेयर किया गया है कि एक जो आदमी है, आम आदमी है, तो आम आदमी है वो कितना पैसे खर्च करता है। जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, तो वो कहते हैं कि 2023 में उसने लगभग 3702 रुपए उसने एवरेज खर्च किए पर मंथ। सेम इसने कहा कि वाइल द अदर एवरेज पर्सन है जो फॉर्मर नहीं है तो उसने किए यहाँ पे 3773। तो ऐसे इनका मानना है कि लगभग 3700 रुपए ही खर्च कर रहा है एग्रीकल्चर वाला पर्सन। सेम अदर जो मिडिल क्लास है वो भी इतना ही रुपए पर मंथ एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन कहा कि इन सब में उसकी स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है। इसका रीजन नहीं पता कि हम लोग को क्यों बढ़ रही है ये, लेकिन बढ़ रही है। समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ पे स्पेंडिंग कैपेसिटी की बात की गई थी और कहा गया कि पहले से इस बार स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है। 2000 जब 14 में इसका डाटा आया था तो भी स्पेंडिंग कैपेसिटी उसकी कंपेरिजन काफी बड़ी है, कि मंथ में जो एक्सपेंडिचर है वो लगातार घर के खाने के लिए बढ़ रहा है। लेकिन जो हाई क्लास होता है, जो हाई क्लास मतलब जो रिच क्राउड होता है, उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है फूड ग्रेन्स में। परसेंटेज निकाला जाएगा तो अपने आप कम आ जाएगा। 10,000 कमाता है, अगर 5,000 खर्च कर रहा है तो उसकी 50% आ जाएगी। अगर 1 लाख कमाता है और 5,000 कर रहा है, 6,000 कर रहा है, तो अपने आप कम आ जाएगा। तो वो तो आम सी बात है कि इसमें देखा जाएगा कि उनकी कैपेसिटी कम हो रही है। ठीक है ना। तो बस इतनी लाइनों को आप लोग याद रखना, बाकी कुछ नहीं करना। ये मेरे समझ से लास्ट आर्टिकल था। लास्ट आर्टिकल है तो इसी नोट के साथ मैं इसको एंड करता हूँ। मिलते हैं कल वाले एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।